आज मैं आप लोग को महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में बताऊंगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विद्यमान महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच में से एक हैं। सेल्वरी नामक विद्वान ने पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान विभिन्न उच्चावचों को 3 भागों में बांटा है, 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच, वे श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं। अर्थात पृथ्वी के शीतल होने के बाद जिस प्रथम परत भूपर्पटी का निर्माण हुआ, उस पर 2 प्रकार के उच्चावचों का सृजन होता है। कुछ भाग ऊपर उठे हुए होते हैं जिसे महाद्वीप, और कुछ भाग नीचे धंसे हुए होते हैं जिन्हें महासागर के रूप में बताया। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, अर्थात जो ऊपर उठे हुए भाग थे जिनसे महाद्वीप बना, वह महाद्वीप भी विभिन्न उच्चावच जिस पर ऊंची उठी पर्वत चोटियाँ थीं, समतल ऊंचा उठा भाग जिसे पठार कहा गया, और नीचे समतल मैदान, समतल भूभाग को मैदान कहा गया। इतना ही नहीं, ये केवल महाद्वीपों पर ही नहीं, महासागरों के अंदर भी इसी प्रकार के मग्न तट, मग्न ढाल, वितल मैदान और कटक एवं पठार देखने को मिलते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं जो महाद्वीप और महासागरों पर पाए जाते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को रखा जाता है जो इसी प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान अर्थात महाद्वीपों और महासागरों पर बनते हैं, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा बनते हैं। ये प्रक्रम वायुमंडल जनित प्रक्रम, जिसमें नदियाँ, पवन, हिमनद, भूमिगत जल एवं सागरीय तरंग जो विभिन्न क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, उनको तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम यहाँ पर प्रथम श्रेणी के उच्चावच अर्थात महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति के पीछे आपको थोड़ा बैक में जाना होगा, पीछे जाना होगा। जब हमारी पृथ्वी शुरू में छोटे छोटे पदार्थों को, छोटे छोटे धूलकण, बड़े धूलकण, धूमकेतु, पुच्छल तारा, ये सब आकार के पदार्थों को आत्मसात कर, संघनित कर एकत्रित हो रही थी, गांठ के रूप में परिवर्तित हो रही थी, उस समय आपसी टकराव के कारण हमारा पृथ्वी एक तप्त मैग्मा के रूप में, एक तप्त लिक्विड तरल रूप में विद्यमान था। धीरे धीरे उल्कापिंड की बमबारी में कमी आती है, फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपरी भाग शीतल होकर ठोस होने लगते हैं। सबसे ऊपरी ठोस
जो अभी अभी बहुत पतली परत के रूप में होती है और आगे चलकर ऊष्मा के नष्ट होने के कारण धीरे धीरे ऊपरी भाग प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल के संपर्क के होने के कारण ऊपरी भाग तीव्रता से संकुचित होकर ठंडी होकर ठोस रूप में आनी शुरू हो जाती है और इस अवस्था तक यानी शीतल ठंडा पृथ्वी बनने तक करोड़ों वर्ष लगते हैं। पृथ्वी के निर्माण के काफ़ी समय बाद, करोड़ों वर्षों के बाद, अब महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है, जो आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यह महासागर और महाद्वीप जो 200 करोड़ वर्ष पूर्व आए, इससे पूर्व भूगर्भिक इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे, जैसे तरल पृथ्वी का ठंडा होकर ठोस होना, ठोस होने के बाद निष्कासित गर्भीय पृथ्वी के गर्भीय भाग से निष्कासित विभिन्न गैसों का वायुमंडल के रूप में निर्माण होना, संघनित वायुमंडल के विभिन्न गैसों का संघनन, प्रथम वर्षा के बाद प्रथम महासागर का निर्माण और उन महासागरों में जो ऊपर उठे हुए भाग थे उनसे महाद्वीपों का निर्माण। इन प्रक्रियाओं में करोड़ों वर्ष लगे। इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर के निर्माण आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। महाद्वीपों के और महासागरों के जो निर्माण है वह अपने समय से आज तक स्थिर रहे हैं या अस्थिर रहे हैं, इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इन विभिन्न मतों और विचारधाराओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम समूह के अंतर्गत संकुचनवादी विचारधारा वाले विद्वानों को हम रखेंगे, जिनका मत है कि महाद्वीप पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी के संकुचन होने के कारण निर्मित हुआ है। अर्थात हमारी पृथ्वी जो तरल रूप में थी धीरे धीरे संकुचन हुआ, संकुचन के कारण ऊपर का भाग कठोर शीतल होकर कठोर हुआ और कठोर होने में बहुत से भाग ऊपर उठ गए और कुछ भाग नीचे धंस गए। नीचे धंसे हुए भाग से महासागर का निर्माण और ऊपर उठे हुए भाग से महाद्वीपों का निर्माण माना। ऐसे ही संकुचनवादी विचारधाराओं को मानने वाले विद्वानों में लोथियन ग्रीन, जेफरीज, लेपवर्थ और कैल्विन जैसे विद्वानों को शामिल किया जाता है। वहीं पर दूसरा जो समूह है उसे प्रवाहशीलवादी भी कहा जाता है। ऐसे प्रवाहशीलवादी समर्थक विद्वानों में का मत है कि पृथ्वी पर विद्यमान महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के ऊपरी सतह जो कठोर हुई और पृथ्वी के आंतरिक भाग जो किसी कारणवश अभी तरल रूप में है,
उसके ऊपर ऊपर का कठोर भाग स्लाइडिंग कर रहा है, तैर रहा है, और इस तैराव के कारण महाद्वीप और महासागर का जो वर्तमान अस्तित्व है वो निर्मित हुआ। ऐसे तैराव या स्थानांतरण, महाद्वीपों के स्थानांतरण को मानने वाले विद्वानों को प्रवाहशीलवादी विद्वान या विचारधारा वाले विद्वान कहा जाता है। ऐसे समर्थन वाले विद्वानों में टेलर, वेगनर, आर्थर होम्स, जॉली और डेली आते हैं। हम आप लोगों को संकुचनवादी विचारधारा के समर्थन करने वाले लुथियन ग्रीन को विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे और वहीं पर ही प्रवाहशीलवादी विचारधारा के समर्थक विद्वानों में वेगनर के सिद्धांत को विस्तृत में पढ़ाएंगे। सबसे पहले लुथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय संकल्पना को देखते हैं। लुथियन ग्रीन महाद्वीप और महासागर का निर्माण पृथ्वी के संकुचन को आधार मानते हुए अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और इस ग्लोब को देख रहे हैं, लुथियन ग्रीन ने पृथ्वी के इस ग्लोब को ध्यान से देखा और पृथ्वी के इस ग्लोब को देखने के बाद उन्होंने कुछ अनुमान लगाया। देखा क्या कि अधिकांश महाद्वीप वो त्रिभुजाकार के हैं। कैसे हैं? त्रिभुजाकार। जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, जिसके शीर्ष दक्षिण और आधार उत्तर। वैसे ही महासागरों को भी उन्होंने देखा कि वो भी त्रिभुजाकार के हैं, जिनका शीर्ष उत्तर और आधार दक्षिण है। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्लोब पर एक चीज़ और वितरण देखा क्या कि स्थल के विपरीत महासागर का होना। जैसे उत्तरी शीर्ष पे अगर आप देखें तो आर्कटिक भाग, आर्कटिक सागर, उत्तरी सागर, और वहीं पर ही दक्षिणी ध्रुव पर देखें तो अंटार्कटिक महाद्वीप। प्रशांत महासागर को अगर हम देखते हैं तो प्रशांत महासागर के ठीक विपरीत रसिया, यूरोप, ऐसे भूभाग। स्थल के विपरीत महासागर का होना, इसका वितरण देखने को मिलता है। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारी पृथ्वी गोल न होकर एक चतुष्फलक आकार में हो।
कैसा हो? चतुष्फलक। आप देखिए चतुष्फलक मतलब जिसके 4 फलक होते हैं। एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक और चौथा फलक जो बोर्ड पर है। इस चतुष्फलकों को अगर देखें तो जो इसका नुकीला भाग यानी शीर्ष भाग है, ठीक इसके विपरीत ये वाला फलक पड़ेगा, चपटा भाग। प्रत्येक शीर्ष के विपरीत चपटा भाग आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया कि एक जो स्फीयर यानी गोला होता है वह न्यूनतम क्षेत्रफल और अधिकतम आयतन से संबंधित, और जो चतुष्फलक होता है वो अधिकतम क्षेत्रफल और न्यूनतम आयतन से संबंधित होता है। इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो चतुष्फलक से मिलती जुलती, ऐसा उनका कहना है, उनकी संकल्पना में कहना है। कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर एक स्फीयर को, गोले को चारों तरफ से समान रूप से दबाया जाए तो यह एक चतुष्फलक के रूप में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। चलो इसको परिवर्तित करके देखते हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी पहले क्या थी? तरल रूप में थी। तप्त तरल भाग धीरे धीरे ठंडा होता है और प्रथम कठोर परत का निर्माण सबसे ऊपरी भाग में होता है। चूँकि प्रत्यक्ष वायुमंडल के संपर्क में होने के कारण इसका ठंडा होना तीव्र गति से होता है, और जिस वस्तु को तीव्रता से ठंडी की जाती है उसमें कम संकुचन आता है। वहीं पर आंतरिक भाग मंद गति से ठंडा होता है, और मंद गति से ठंडा होने के कारण उसमें संकुचन अधिकतम होता है। अधिकतम संकुचन और न्यूनतम संकुचन के कारण ऊपरी परत और निचली परत के मध्य एक रिक्त स्थान बन जाती है, और यह रिक्त स्थान पर जो स्थलखंड लटकता रहता है आगे चलकर वो क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद पृथ्वी का आकार जैसा आप चित्र में देख सकते हैं वो चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जहाँ पर ये भाग कोलैप्स हुआ था वह भाग महासागरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जो भाग ऊपर उठे हुए रह जाते हैं वो महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा लोथियन ग्रीन का कहना है। शीर्ष नुकीले भाग कनाडा, उत्तरी अमेरिका, ठीक उसी के विपरीत आपका इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। साइबेरिया, ठीक उसके विपरीत आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। आर्कटिक महासागर के ठीक विपरीत आपको अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलेगा। लोथियन ग्रीन की इस संकल्पना की कई आलोचनाएं आईं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की संकल्पना के द्वारा उन्होंने ग्लोब पर पाए जाने वाले विभिन्न महाद्वीप और महासागरों के वितरण को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हम वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करें। वेगनर ने यह सिद्धांत 1912 में दिया, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह सिद्धांत जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1920
के बाद इस सिद्धांत पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और कुछ खूबियाँ सामने आती हैं जो कि वास्तव में वेगनर ने अपने समय से बहुत पूर्व ही कह दिया। इनके इस सिद्धांत, इस विचारधारा को सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे उन्होंने कुछ वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए। खैर, वेगनर एक जलवायु वेत्ता भी था। उसने पृथ्वी के कुछ भागों का अध्ययन किया और वहाँ पर कई असमानताओं को देखा। उसने वह एक जलवायु वेत्ता के साथ साथ एक वनस्पति वेत्ता भी था। वह जब लंकाशायर यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की यात्रा पे गया तो वहाँ पर उसने यहाँ के पाए जाने वाले कोयला खदानों को देखा। कोयला, जो यहाँ का कोयला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका विषुवत रेखा पर यानी पृथ्वी के भूमध्य रेखीय इस क्षेत्र से संबंधित, और आपका इंग्लैंड यहाँ 66.5 के नियर अबाउट यहाँ पर स्थित है। आखिर यहाँ के वनस्पति द्वारा निर्मित कोयला यहाँ पहुँचा कैसे? प्रश्न एक। वहीं पर ही भारत के दक्षिणी भाग, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में उसने हिमानियों के लक्षण देखे। हिमानियों के जो स्थल रूप हैं वो अन्य प्रक्रमों से भिन्न होते हैं। वैसे लक्षण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलना एक प्रश्न चिन्ह बनाता है, क्योंकि हिमानी अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों के नियर अबाउट देखने को मिलते हैं और उष्णकटिबंधीय इस क्षेत्रों में यह स्थल रूप कैसे मिल रहे हैं। यह जो प्रश्न चिन्ह है, यह वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को बताने, उसकी खोज करने का प्रमुख कारण रही। इनके तथ्यों को खोजते हुए उसने माना कि जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ऊपर स्थित स्थल मंडल हैं, ये स्थल मंडल ऊंचे उठे भाग यानी ग्रेनाइट और नीचे धंसे भाग जो बेसाल्ट के बने हुए हैं, एक कठोर परत का निर्माण कर रहे हैं। और ये कठोर परत अपने नीचे स्थित तरल भाग पर तैर रही। क्या कर रही है? तैर रही है। इस प्रकार से शुरू में हमारी पृथ्वी के समस्त महाद्वीप
आपस में जुड़े हुए थे। समय के साथ उसमें विभाजन होता है और ये महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे तो इसको पैंजिया उसने कहा। क्या कहा? पैंजिया। और एक ही महासागर विद्यमान था उस समय, एक महाद्वीप और एक महासागर विद्यमान था, जिसको शुरू में उसने पैंजिया और पैंथालासा के नाम से बुलाया। आगे चलकर ये दो भागों में विभक्त हो जाता है और टूटकर दो भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में परिवर्तित हो जाते हैं। अंगारा लैंड पुनः टूटकर उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण, और वहीं गोंडवाना लैंड 7 से 8 भागों में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरबियन प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका जैसे भागों में टूटकर विभिन्न महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं, प्रधान महाद्वीपों के मध्य छिछले महासागरों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका वितरण परिवर्तनशील है, जिसको आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, उस समय महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। समस्त महाद्वीप पैंजिया के रूप में था और समस्त महासागर एक था, पैंथालासा के रूप में था। ये पैंजिया आगे चलकर दो भागों में टूट जाता है। ऊपर वाले खंड से लारेशिया और नीचे वाले खंड से गोंडवाना, और इसके मध्य एक छिछला सागर जो तेथिस सागर के रूप में जन्म लेता है। जुरासिक काल में ऊपर का जो पैंजिया है, लारेशिया है, वो पुनः दो भागों में टूट जाता है, जिससे यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका का निर्माण होता है। और क्रिटेशियस काल में उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के साथ जो नीचे स्थित गोंडवाना भाग है, उससे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप अस्तित्व में आते हैं, और वर्तमान में ये स्वरूप आप देख ही रहे हैं। वेगनर ने अपने इस सिद्धांत में या इस सिद्धांत में जो भी आधार प्रस्तुत किए, वो आधार या महाद्वीपों का जो प्रवाह उन्होंने प्रस्तुत किया, वह प्रवाह के पीछे उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल को कारक माना। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बल के कारण पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, वैसे ही उस समय यह माना कि पृथ्वी, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। फलस्वरूप चंद्रमा उस समय नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक थी, इसलिए उसका आकर्षण बल आज से कई गुना अधिक कार्य करता था, बल से कार्य करता था। फलस्वरूप उस शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीप स्थानांतरित हुए, और वह स्थानांतरित होकर आज वर्तमान में एक भाग से दूसरे भाग में विस्थापित होकर वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किए हुए। इसके पीछे उन्होंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। ये साक्ष्य आप देख सकते हैं। तटीय चट्टानों की आयु में समानता, महाद्वीपीय समानता, वनस्पति प्रमाण, इसको आप ऐसे नहीं समझ के चित्र से समझें। जैसे दक्षिण अफ्रीका
और दक्षिण अमेरिका को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखिए उसका जो कटिंग वाला भाग है अगर आपस में जोड़ना चाहें तो वो जाके उसी में फिट हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर जो आसपास की जो सेल की संरचना है उसमें भी समानता देखने को मिलती है। इससे क्या पता चलता है कि यह भाग कभी आपस में क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। आज वो दूर दूर हैं। इसके मध्य अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर विद्यमान। इतना ही नहीं, गोंडवाना भाग जो समस्त आपस में जुड़ा हुआ था उस पे पाए जाने वाले वनस्पतियों और जीवों के जो वितरण हैं उनमें भी समानता देखने को मिलती है। ये समानता इस बात का द्योतक है कि यह आपस में गोंडवाना भाग कभी आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार से वेगनर के इस सिद्धांत को अध्ययन करने के बाद और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर हम यह तो कह सकते हैं कि यह सिद्धांत अपने समय से पूर्व। देखिए, वेगनर ने महाद्वीपों के स्थानांतरण के पीछे चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल को कारक माना। यही उनके सिद्धांत की कमज़ोर कड़ी थी। इसके अलावा जो उन्होंने जो बातें बताई, चाहे वो तटीय चट्टानों की आयु की समानता की बात हो, जीवाश्मों की बात हो, ध्रुवीय स्थानांतरण की बात हो, वनस्पतियों के वितरण की बात हो, महाद्वीपों के साम्यता की बात हो, ये सभी बात आज के आधुनिक सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तन सिद्धांत से साम्यता रखती है। इस और प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो 1960 में प्रस्तुत किया गया, उसको 1912 में ही वेगनर महोदय ने बताया, उसके लिए मार्ग सुझाया। यह अपने आप में बहुत बड़ी महानता है। इस वजह से इनके सिद्धांत को अग्रगण्य रीति विधायक भी कहा जा सकता है, जो आगे आने वाले शोधों के लिए, वैज्ञानिक तथ्यों के लिए एक स्तंभ का कार्य करती है। ओके, धन्यवाद।